आपको ये बात बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो इसमें मेंशन है, कुछ ऐसे भी होंगे जो हम इसमें मेंशन नहीं है और वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब आप देखो सिंधी पढ़ाई जाती है ना, मैं 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो वो सिंधी वो पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ बंदर के नाम और ये वो 2 4 5 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलो तो फिर आपको सिंधी में दुनिया में रहने के लिए आपको 2 4 गालियाँ भी आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही है ना, तो वो बुक में नहीं होती, वो आप जब बाहर निकलते हो तो ही फिर आपको सीख लेनी चाहिए। तो जब आप ये कोर्स है ना, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें जो आपको फील्ड में काम करना पड़े वो सब कुछ इस कोर्स में हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ इसमें नहीं है और वो आपको काम करनी है तो वो भी हम, और वो ऐसा है टॉपिक है कि जो हम करा सकते हैं 2 4 5 10 मिनट में, तो हम उसको भी करा देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, ये चैप्टर का जो नाम है ना वो है एक्सेसिंग सिस्टम एंड ऑब्टेनिंग सपोर्ट। सिस्टम को एक्सेस कैसे करना है और सपोर्ट कैसे लेनी है। तो ये सपोर्ट जो लेने वाली बात है ये क्या है और सिस्टम को एक्सेस करने वाली बात क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास 2 मशीनें जो मैंने इंस्टॉल की थी, एक CLI मशीन है और एक जो है वो मेरे पास GUI मशीन है। 2 मशीनें हैं, CLI और GUI। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि CLI मशीन को अगर आपने कंसोल से एक्सेस करना हो, कंसोल से एक्सेस करना है किसको? CLI मशीन को। कैसे करेंगे? GUI मशीन को कंसोल से एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? ये पहला पॉइंट होगा। मुझे कंसोल से एक्सेस करने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये मशीन है, इसके ऊपर लिनक्स चल रही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे बैठा और मैंने मशीन को ऑन किया, लिनक्स आ गया, मैंने उसको लॉगिन किया और काम करना शुरू कर दिया। मैं इसको ये कहता हूँ कि मैंने उसको कंसोल से एक्सेस किया जाके और काम किया। मशीन को कंसोल से एक्सेस करना, ये वर्ड हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं डेटा सेंटर के अंदर गया, वहां पे मैंने मशीन के साथ जो है वो KVM लगाया, माउस कीबोर्ड लगाया और मैंने मशीन का एक्सेस करके काम करना शुरू कर दिया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? कंसोल नहीं है आपके पास, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? SSH यानी कि CLI सेशन लेना, रिमोटली लेना। CLI सेशन लेना है, ऐसे कर लें, CLI सेशन लेना और रिमोटली लेना, तो उसके लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो होता है SSH। तो SSH के थ्रू आपने मशीन को कैसे एक्सेस करना है? मशीन रखी हुई है क्लाउड पे। अब क्लाउड के ऊपर डेटा सेंटर में जाने का तो ऑप्शन है, लेकिन क्लाउड पे जाने का ऑप्शन नहीं है, और क्लाउड पे मशीन का कंसोल भी नहीं मिलता। मशीन को एक्सेस कैसे करना है? CLI एक्सेस करना है रिमोटली, अपने ऑफिस में बैठ के अमेज़ॉन के क्लाउड को या गूगल के क्लाउड को या अलीबाबा के क्लाउड को या रैपिड कंप्यूट कराची के अंदर रखे हुए क्लाउड को के ऊपर बनी हुई मशीन को आपने एक्सेस करना है। तो आपके पास जो टूल है, जो प्रोटोकॉल है, वो है SSH। लेकिन CLI सेशन आता है रिमोटली। मैं अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मुझे मशीन एक्सेस करनी है डेटा सेंटर में रखी हुई, यहाँ से मैं फुटी सेशन लूँगा रिमोटली। तीसरी बात, मशीन को एक्सेस करना है, GUI मशीन है, उसका GUI सेशन लेना है, रिमोटली लेना है, तो कौन सा टूल यूज़ करूँगा? RDP। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा? RDP। माइक्रोसॉफ्ट की मशीन है, उसका भी आप क्या लेते हो? RDP। मशीन का RDP लिया, मशीन रखी हुई है डेटा सेंटर में। अगर आप डेटा सेंटर में जाके KVM लगा के, USB माउस लगा के, कीबोर्ड लगा, डिस्प्ले लगा के एक्सेस कर रहे हो, तो वो कहलाता है कंसोल के थ्रू कनेक्ट करना। ये कंसोल के थ्रू नहीं है, आपको लिनक्स की मशीन का GUI चाहिए,
आप रिमोटली RDP के थ्रू ले सकते हैं। और चौथी बात, लिनक्स का मशीन का कंसोल चाहिए, CLI चाहिए, GUI चाहिए, तो मेरे पास वेब बेस्ड, हम रेडिट की बात कर रहे हैं, वेब बेस्ड हम ले रहे हैं, रिमोटली हम ले रहे हैं। हमारे पास एक टूल है, उसका नाम है कॉकपिट, जो लिनक्स के अंदर बिल्टन होता है। अभी इसमें मजीद भी एक दो चीजें हैं जो डिटेल में जिसकी जाने की जरूरत है, लेकिन ये मैंने बात की है अपने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक की, कि जिसमें एक्सेसिंग सिस्टम वाला टॉपिक है। एक्सेसिंग सिस्टम, जब सिस्टम को एक्सेस करने की बात की तो CLI में बना हुआ है या GUI में। लिनक्स की मशीन आमतौर पे रिकमेंडेड ये है कि भाई अगर सर्वर साइड पर यूज़ कर रहे हो तो CLI मोड को यूज़ करो, लेकिन अगर आपने मशीन को इंस्टॉल किया है, CLI इंस्टॉल किया है तो CLI, और GUI इंस्टॉल किया है तो GUI, आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये सारे मेथड्स हैं आपके पास जो मैंने यहाँ लिख दिए, इनके मैंने प्रोटोकॉल भी लिख दिए। अभी मैं इनकी मज़ीद डिटेल में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है और आप समझते हैं कि मशीन को इस तरह भी एक्सेस किया जा सकता है, तो वो भी आप मुझे बता दें ताकि मैं फिर उसको। भाई विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट तो खुल जाता है ना, मैं विंडोज में डेट पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट करे और मैं डेट लिखूँ तो डेट आए। मैं विंडोज में IP वहां से देखना नहीं चाह रहा, अपने NCC क्या होता है वो, NCPA का ऐसी होता है ना, NCPA है ना, हाँ, तो वो वहां से नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ IP कंट्री की कमांड से देखूँ तो मैं देख सकता हूँ ना। एक मशीन आपने इंस्टॉल की है, आपके बॉस ने इंस्टॉल की है, क्लाउड पे रखी हुई है, हाइपरवाइजर पे रखी हुई है, या फिजिकल है। मशीन को एक्सेस करने के लिए अच्छा कहीं पे भी रखी हुई है, या तो CLI मोड में चल रही होगी या GUI मोड में चल रही होगी। मशीन को एक्सेस करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन हैं जिनके जरिए आप मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं 1 बाय 1 उनकी भी डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन देखें शुरू में मैं हो सकता है थोड़ा सा स्लो चलूं, मैं सिर्फ आपका, चूंकि हम लोग उस तरह से आदी नहीं होते, तो इसलिए हो सकता है आपको लगे यार ये बहुत ही बच्चों की तरह पढ़ा रहा है, तो आप बोल दीजिएगा यार सर इतने तो हम 4 साल से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ हो जाए, मैं हो जाऊँगा तेज़। लेकिन शुरू में मैं देखता हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ बातें वो आपको समझ में आ रही हैं, आपको हजम भी हो रही है, नहीं हो रही, तो इसलिए मैं बहुत ही हर चीज़ की आपको डिटेल बता रहा हूँ। अब बात आ गई कंसोल की। कंसोल के लिए मैंने क्या कहा, इसमें भी 2 ऑप्शन है, अगर मजीद डिटेल में जाएं तो कंसोल में भी 2 ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, आप डाटा सेंटर के अंदर जाके ले रहे हैं, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है ID रैक का। सुनिए वाली बात, ID रैक, HP में ILO, IBM में हाँ CMM, क्या कहलाता है वो CMM। आप फिजिकल सर्वर को भी रिमोटली बैठ के वेब के थ्रू बैठ के मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल सर्वर को पावर ऑफ करना है, हार्ड रिबूट करना है, आप वहां से बैठ के कर सकते हैं। HP में ILO होता है, डेल में ID रैक होता है, IBM में भी कुछ होता होगा, फ्यूजिट्सो में भी कुछ होता होगा, ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको फिजिकली डाटा सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप कंसोल ही ले रहे हैं लेकिन विया ID रैक, उसमें भी आप कंसोल ही ले रहे हैं लेकिन फिजिकल जाके। कंसोल में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, CLI सेशन ले रहे हैं, रिमोटली बैठ के SSH कर रहे हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि लिनक्स की मशीन से करना हो या विंडोज़ की मशीन से करना हो, कौन से टूल किस तरह से होगा, मैं वो दोनों ऑप्शन डिस्कस करूंगा। GUI है, रिमोटली लेना है। पहले एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसको जो अब ऑब्सलीट हो गई है, क्योंकि वो
अनइनक्रिप्टेड होती है, सिक्योर नहीं होती है, उसको हम बोलते थे वीएनसी। वीएनसी ले लो भाई मशीन का, मशीन का जीयूआई आ जाता है, वो नीचे मेंशन भी करता है कि ये इनक्रिप्टेड नहीं है, इसके दरमियान में आपके और आपके सर्वर के दरमियान में कोई भी डाटा जो है वो ले सकता है। तो जीयूआई में रिमोटली आरडीपी आ गया। आरडीपी इनक्रिप्टेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल है, लेकिन लिनक्स के अंदर भी आप आरडीपी कर सकते हैं। इसमें होता है वो, तो क्या होता है वो, उसके बैकएंड पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है एससीसीएम टूल के बैकएंड पे? हाँ भाई बताया कोई? मैंने 1000 दफा लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसके बैकएंड पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। पता होना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे ऐसे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है, इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो पूछ लेते हैं, ना भाई, पता होना चाहिए ना बैकएंड पे कौन सा उसमें इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है, जो मेरी नॉलेज है, वैसे तो मैं भी 10 साल माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाता रहा हूँ, मैंने 1999 से 2009 तक माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया है। वो अलग बात है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में, चूँकि मैं, जिसका दिल नहीं चाह रहा और उसको बोला जाए कबूतर उड़ाओ, तो वो कैसे कबूतर उड़ाएगा? सीटी नहीं बजेगी उससे, तो कबूतर उड़ाने के लिए सीटी बजाना बहुत ज़रूरी है, बजेगी नहीं क्योंकि दिल नहीं चाह रहा। अबू कह रहे हैं कबूतर उड़ाओ, क्यों भाई? तो मैंने भी 10 साल माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाया है, लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ है, वो कैसा पढ़ाया था, बेचारों का मुस्तकबिल बच्चों का। खैर, उसके पीछे जो मेरी नॉलेज है, उसके पीछे WinRM का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने जहाँ पे थोड़ा बहुत जो मेरी नॉलेज है, वो पुरानी बात हो गई, माइक्रोसॉफ्ट 2009 में छोड़ दिया था पढ़ना पढ़ाना, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, विंडोज़ का प्रोटोकॉल है ना, रिमोट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है ना विंडोज़ का। फिर सही जा रहे हैं भाई आप। मेरा SCCM मेरे क्लाइंट से कैसे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी पोर्ट फायरवॉल पे ओपन करानी है, अगर बीच में फायरवॉल आ गई तो पता होना चाहिए ना भाई। जब हम जाएंगे चैप्टर 3 में तो उस वक्त हम उसकी बात करेंगे, लेकिन शायद कुछ 5% लोग ऐसे हों 100 लोगों में से जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ के डेस्कटॉप को डोमेन ज्वाइन कराना जानते हों, और वो ये भी जानते हों कि डोमेन ज्वाइन कराते हुए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, होता क्या है बैकएंड पे। ठीक है, तो ये बैकएंड पे क्या होता है, ये आपको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है पढ़ने से। और बदकिस्मती से हमारे साथ हुआ ये है कि हमारा जो पढ़ने वाला कीड़ा था ना, वो हमारा मार दिया गया। अब हमारे अंदर वो पढ़ने वाला कीड़ा रहा नहीं है, बस जो मौलवी साहब ने बोल दिया, हमने बोला भाई यही ठीक है, सही ना भाई। जो पीर साहब ने बोल दिया, हमने बोला यही ठीक है। जो सर ने बता दिया, हमने बोला यही ठीक है। जो बॉस ने बोल दिया, हमने बोला यही ठीक है। हमने कहा बॉस, हाँ किन्होंने? हाँ, हम भी यही समझते हैं कि भाई उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। अब वो उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने एक लड़के को पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का अपना ना DNS का सेटअप हो रहा है, पाकिस्तान का अपना .pk, पाकिस्तान का अपना सेटअप हो रहा है इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर में। अभी पिछले हफ्ते वहाँ पे DNS की पोजीशंस थी। किसकी? DNS की पोजीशन थी, अच्छी पोजीशन थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी दे रहे थे, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट की पोजीशन थी मिनिस्ट्री ऑफ IT में। तो उनको बंदा चाहिए था जो DNS को मैनेज करे, DNS के एनवायरनमेंट को मैनेज करे। हाँ, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, ऐसी आपको दिखाने के लिए। बुढ़ापा आ गया यार अब।
पूरी दुनिया में, अच्छा सबसे पहली बात कि इंटरनेट की जो बैकबोन है ना वो डीएनएस है। पहली बात, इंटरनेट की जो बैकबोन है वो डीएनएस है। अगर डीएनएस सिस्टम ना हो तो जाहिर है मुझे तो फेसबुक का आईपी नहीं मालूम, तो मैं फेसबुक तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इंटरनेट की बैकबोन जो है वो डीएनएस है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो डीएनएस है जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं, वो दुनिया में बहुत सारे सर्वर्स होंगे, लेकिन जो मेन सर्वर्स हैं, जो रूट सर्वर्स हैं, वो 13 हैं। 13 उनके नाम ये हैं, ये 13 सर्वर हैं, ये कहलाते हैं रूट सर्वर्स, रूट हिंट। 13 सर्वर्स हैं ये, ए से लेके अगर आप जाएंगे स्क्रॉल करते हुए एम तक, तो ये 13 बनते हैं। उनके आईपी भी लिखे हुए हैं, आईपी वर्जन 4 के भी और आईपी वर्जन 6 के भी, ठीक है। ये 13 डीएनएस सर्वर हैं, और इन 13 डीएनएस सर्वर के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है ये लिनक्स का है, और उसका नाम है बाइंड। क्या नाम है? बाइंड। ये बाइंड, बार्कले इंटरनेट नेमिंग डोमेन, ये बाइंड जो है वो डीएनएस सर्वर है। अगर आप यहाँ पे गूगल करेंगे और उससे बोलेंगे बाइंड, तो बताएगा बाइंड क्या है भाई। थोड़ा बड़ा कर लो दिखाने के लिए आपको। बाइंड is a suite of software for interacting with the domain name system DNS। तो बाइंड जो है ना वो उसके बैकएंड के ऊपर चलता है। बाइंड डीएनएस का जो पूरा 13 रूट डीएनएस सर्वर हैं, उनके ऊपर क्या चल रहा है भाई? उनके ऊपर बाइंड चल रहा है। सही है। अब जो बात स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी भाई? वो मैं भूल गया। ठीक है, तो मैं बता ही रहा था, बात शुरू हुई थी वो डीएनएस की पोस्ट है। डीएनएस की जाहिर है डीएनएस की पोस्ट है, डीएनएस मैनेजर की पोस्ट है, पैसे देंगे 2 लाख रुपए, पोजीशन भी है इस्लामाबाद में, पीएम ऑफिस के अंदर ऑफिस है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना भाई, क्या होनी चाहिए? तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहने लगा इस्लामाबाद कहीं था, कहने लगा सर वो मैंने अप्लाई किया है वहाँ पे, तो क्या पढ़ के जाऊँ? क्या है? क्या पढ़ के जाऊँ? मेरे अंदर थोड़ा सा ना कीड़ा है, ज़रा बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं करता, घुमा के करता हूँ। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो क्या पढ़ के जाऊँ? अबे भाई जिंदगी गुजारनी है, जिसने तुम्हें पैदा किया उसने किताब भी दी है, तो अरे उसकी जिसने पैदा किया है उसकी बनाई हुई किताब को पढ़ के जिंदगी गुजारो ना। जिसने तुमको बनाया है उसने किताब भी बनाई है, उसको पढ़ो, उसमें लिखा है कैसे जिंदगी गुजारनी है। बोला समझ गया सर, मैं समझ गया मैं समझ गया। बस अब आप आगे नहीं बोले, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था ना, 3-4-5 महीने मेरा पढ़ा है उसने, उसको पता था। कह रहा सर बस समझ गया मैं। आप सिर्फ इतना काम कर दें कि मुझे बाइंड का लिंक भेज दें, जहां से बाइंड के डॉक्यूमेंट पढ़ लूं मैं। अच्छा देखो एक चीज है, वो चाहता तो क्या करता, यूट्यूब देखता, वो चाहता तो क्या करता, गूगल देखता ना, गूगल से यूट्यूब से हर चीज मिल जाती है ना, या नहीं मिलती? तो वो कहां से आई भाई? मैंने अगर अपनी यूट्यूब पे वीडियो बनाई तो मैंने कैसे बनाई? मैंने भी उसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के चीजों को समझा, और जो मेरी समझ में आया वो मैंने रिकॉर्डिंग में, वो मैंने अपने आर्टिकल में लिख दिया, जो मेरी समझ में आया। ऐसे ही ना, वो मुझसे बोल रहा था सर आप अपनी रिकॉर्डिंग का अपना कुछ जो है अपना बता दें कि कहाँ से कॉपी करनी है। मेरा इंटरव्यू है, तो मैंने कहा बेटा अगर सही नॉलेज चाहिए तो इसको पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन बना लेना, फिर मैं तुम्हें आधा पौन घंटा 1 घंटा तुम्हारे साथ लगाऊंगा, जो भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछते रहना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन उस किताब में लिखी होंगी वो सारी बातें, जिसने डीएनएस बाइंड को बनाया है उसने जो बुक राइट की है उसमें लिखा होगा सब कुछ सही ना भाई? अभी हम टेढ़े क्यों चल रहे हैं भाई? हमारे पीर साहब ने कुरान को पढ़ा और उसमें अपनी उन्होंने जनाब
जो समझा उन्होंने पढ़ के, जो उन्होंने समझा वो उन्होंने बता दिया भाई, ऐसा करना है भाई। आप इनके पीर साहब ने पढ़ा, उन्होंने बता दिया ऐसा करना है भाई। अब इनके पीर साहब और इनके पीर साहब में दोनों में ये बोलना सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, जन्नत में तुम्हारा महल तैयार होगा, सारी रात तुमने यही करना है। दूसरा पीछा बोलता है सारी रात अब्बा की टांगे दबाओ तो जन्नत में महल तैयार हो गया। अबे अब्बा की टांगे कौन दबाए? असल चीज ये है कि जो इसमें बताने वाली बात है वो ये है भाई कि हमेशा कोशिश करो कि आप जो प्रोडक्ट भी देख रहे हो, ऑरिकल ने डेटाबेस बनाया तो ऑरिकल की डेटाबेस के बारे में ऑरिकल की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी अपनी वेबसाइट पर जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है एज़ कंपेयर टू तैयब साहब की बात के। ठीक है, तैयब साहब की बात अपनी जगह, उनकी आपने सुन ली, लेकिन वहाँ से क्रॉस चेक भी कर लो। वापिस आ जाओ। अगर मैंने SCCM की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी भी होगी तो मुझे ये बात मालूम होगी कि SCCM अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करता है। अगर मैंने नहीं पढ़ी हुई डॉक्यूमेंटेशन तो मुझे सिर्फ इतना पता होगा क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे बराबर में बैठ के मुझे बता दिया, देखो यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस तरह से क्लाइंट का IP डालना है, ये क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला फाइल उठा के इधर डाल देनी है। या मैंने YouTube पे रिकॉर्डिंग देख ली, मुझे पता चल जाएगा डोमेन कैसे ज्वाइन कराते हैं, लेकिन चूंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ नहीं होगा तो मुझे बैकएंड का प्रोसेस का पता नहीं होगा। खैर, लंबी बात हो गई। GUI सेशन आपने कैसे लेना है रिमोटली, उसके लिए पहले जो पुराने लोग हैं लिनक्स के उनको ये बात मालूम है VNC, और जो नए लोग हैं उनको ये बात मालूम है कि लिनक्स में अब RDP का ऑप्शन आ गया है। मैं लिनक्स की मशीन को माइक्रोसॉफ्ट के MSTSC से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करता हूं और मैं लिनक्स की मशीन का अपना, अब ये मशीन तो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये जाएगा, ये मेरा ऑफिस की मशीन है, लिनक्स की मशीन है, GUI में चलती है, लेकिन ये वहाँ जाएगा। अगर मैं ऑफिस के नेटवर्क पे होता तो मेरी उस लिनक्स की मशीन जो कि GUI में चल रही है, जिसके ऊपर RDP प्रोटोकॉल इनेबल है, वो उसका मुझे ला के दे देगा। कौन सी पोर्ट के ऊपर काम करता है वो 3389, तो 3389 से वो मुझे ये ला के दे देगा। ऐसे ही ला के दे देगा जैसे ये लेके आ रहा है। अब मैंने एक और IP लगाई, कनेक्ट किया, ये गया और मुझे इसने विंडोज ला के दे दिया ना, ला के विंडोज सर्वर, पब्लिक IP है, डाटा सेंटर में रखी हुई है, ला के दे दिया उसने। क्यों ला के दे दिया? कि उसके ऊपर भी RDP सेटअप हुआ है, 3389 पोर्ट फायरवॉल में डाटा सेंटर की इनेबल हुई है, ये लेके आ गया। अगर ऐसी लिनक्स की मशीन होती तो लिनक्स की मशीन का भी ले आता। तो आपने GUI सेशन लेना है और VNC के थ्रू नहीं लेना। अगर कोई आपसे कहता है तो VNC आपने कैसे चलाना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने लेना है RDP। कुछ लोग होते हैं ना, पुराने लोग होते हैं, उनका कंफर्ट जो है ना ऐसे ही होता है। अगर आप उनको बोलो भाई नई चीज़ है, सिक्योर है, ऐसा है वैसा है, तो वो नहीं, बुरा नहीं मानते, वो बोलते नहीं नहीं भाई हमें यही दे दो। क्या कह दो? हमें यही दे दो भाई। फिर अभी आपने RDP के थ्रू सर्वर का सेक्शन लिया है, तो वो डायरेक्ट कैसे आएगा? उसको ऑटो किया होगा क्या? नहीं, वो SCCM में तो RDP में तो ये ऑप्शन नहीं आता कि सर्वर देना या नहीं देना। RDP में तो ऐसा नहीं होता, SCCM में ऐसा होता है। VNC में भी पता नहीं यार, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कंप्यूटर का सेशन लेना चाहेंगे ना, तो VNC हो या SCCM हो, तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, इसको क्या कोड प्राइस करना है। हां, ये सेशन ले रहे होते ना, बट सेशन का डायरेक्ट यूजर का RDP को डायरेक्ट लगा, RDP में भी है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसमें? RDP
नहीं है पूछ रहा हूँ सर, मैंने सुना नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। अभी आपने आरटीपी के थ्रू लिया ना सर? हाँ डायरेक्ट में लगे हाँ, क्योंकि मैं लेता रहता हूँ ना। उनका यूजर ऐड होना ना बोर्ड पे ऐड करना वो उसमें यूजर एजुकेशनल ऑप्शन है। तुम ये कह रहे हो जिसमें तुम चाहते हो कि बंदा भी देखे कि क्या काम हो रहा है, ऐसा? तो आरडीबी में तो ऐसा ऑप्शन नहीं आता। उसमें होता होगा, ऐसे कुछ है रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट के टूल हैं जिसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं। मेरी इल्म में नहीं है, मैं वीएनसी आपको लेके दिखाऊंगा, अगर उसमें कोई ऑप्शन हो तो आप मुझे भी बता दीजिएगा। वीएनसी में है ये ऑप्शन कि आप अगर किसी सेशन ले लो तो वो आपको देख सकता है कि आप इस पे क्या काम कर रहे हो। एससीसीएम में भी है, आरडीपी में नहीं लिखा मैंने कि ऐसा कोई ऑप्शन है, तो पूरा सेशन वहां से ब्लैंक हो जाता है। असल में मैं जो सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहा हूँ कि आप अपने घर से बैठ के अगर अपने डाटा सेंटर के अंदर रखे हुए सर्वर का वीएनसी ले रहे हैं और आप आरडीपी ले रहे हैं, तो उन दोनों में सिक्योर कौन सा है? तो उस केस में आरडीपी सिक्योर है, सही है, इसलिए मैं आरडीपी की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आरडीपी 64 केबी का कनेक्शन बनाता है, यानी कि उसका जो कनेक्शन बनेगा वो 64 केबी का बनेगा, इतना वो बैंडविड्थ लेगा। 500 केबी से ज़्यादा लेता है वीएनसी के। सेशन स्टार्ट ही 300 केबी से होता है, और आप रिमोट लेके मल्टीपल अगर एप्लीकेशन चलाएंगे तो उसका सेशन जो है वो 500 केबी से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, या ये क्यों की है मैंने, या जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं ना, वो आपको फिर इस तरह की बातें इसलिए बताते हैं कि मेरा ये प्रैक्टिकल वो है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो डेस्कटॉप्स को माइग्रेट किया था। डेस्कटॉप्स को माइग्रेट किया, तो डेस्कटॉप्स को जब माइग्रेट किया तो हमने यहाँ पे लिनक्स का टर्मिनल सर्वर लगा दिया। पहले विंडोज़ का टर्मिनल सर्वर था, और ब्रांच कौन सी है? सवात की। ब्रांच कौन सी है? गिलगित की। अब गिलगित की ब्रांच में इंटरनेट कनेक्शन कैसा होगा भाई? फारिग सही है ना भाई, आप लोग तो बैंक के लोग हैं, आपको तो आइडिया है। माइक्रोसॉफ्ट का टर्मिनल सर्वर बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि वो चलता ही 64 केबी पे। टर्मिनल सर्वर वो टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से सही चल रहा है, या उनके लाहौर में जो सर्वर रखा है उससे कनेक्टिविटी बेहतरीन बन रही है। लेकिन हमने उनको माइग्रेट किया, हमने कहा चलो भाई लिनक्स चलाते हैं। उन्होंने भाई लिनक्स पे वो ब्रांच उन्होंने 25 ब्रांचेस दी हमें पाकिस्तान की, और 25 ब्रांचेस में एक गिलगित की थी या पता नहीं कहाँ की ब्रांच थी, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन थी, मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ रहा है गिलगित की थी या ऐसी जगह की कहीं की ब्रांच थी। तो वो कहने लगे भाई हमारे एटीएम जितनी, मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा हमारे एटीएम जितनी, हमारा एटीएम जो है ना बर्फ़ में डूब जाता है, इतनी बर्फ़ होती होगी, सही बोल रहे हैं? बोला था हमारा एटीएम जो है ना बर्फ़ के अंदर दब जाता है, इतनी बर्फ़ पड़ती है। खैर, तो अगर कहीं पे ऐसा कनेक्शन है तो वहाँ पे ये आपका वीएनसी फारिग है। एक वक्त में एक ही वीएनसी लेंगे 512 की, अगर जो है वो आपके पास स्पीड है तो। और ये 64 केबी की लिमिट है इसकी, आप एक एप्लीकेशन चलाएं 10 चलाएं, इसमें 512 केबी की आपको स्पीड चाहिए, और जब जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ाएंगे वो बैंडविड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो देखो, जब भी अगर मैं किसी को कहूँगा तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई आरडीपी करो। अगर कोई मुझसे पूछेगा क्यों आरडीपी करो, हमारे बड़े हमें क्या बोलते हैं, बेटा ये दीन में क्यों नहीं होता, जो कहा गया वही करना है। भैया हलीम क्यों बनाया अब्बू? नहीं अभी गुंजाइश बोला भाई बनाना है, नहीं बनाओ तो गुनाह मिलेगा। अबे अब्बू भाई पैसे नहीं है, वैसे कोरोना का जमाना चल रहा है, कंपनी 40% वैसे डिडक्ट करके दे रही है, तनख्वाह ऐसी चल रही है ना भाई। आप लोग तो बैंक में थे, आप लोगों को तो फुल सैलरी मिल रही है, ये तो हम लोग थे। बोला बिजनेस ही नहीं है भाई, 40% कम करेंगे। अब वो बोले नहीं हलीम तो बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए हलीम तो बनेगा ही बनेगा। बिजली का बिल नहीं हलीम बना है,
लेकिन बनेगा बनेगा भाई, क्यों बनेगा? इससे फायदा क्या हो रहा है? सारा खानदान आके खा पी के चला जाता है। लेकिन अब्बा बोले नहीं बनेगा बनेगा। अब आगे कुछ बोल भी नहीं सकते अब्बा के आगे की भाई नहीं, अब्बा भी गुंजाइश नहीं है, उधार लेके भी बनाना है, लेकिन बनाना है। तो देखो इसमें जो बात बताना चाह रहा हूं ना, कि आपको अगर आप किसी को बोल रहे नहीं ये नहीं ये, तो आप कम से कम उसको 2-3 रीजन दे दें, 2-3 रीजन दे दें। मेरे अब्बा को चाहिए ना, मुझे रीजन दे दें बेटा, गरीब लोग खाएंगे सवाब मिलेगा, गरीब लोग खाएंगे सवाब मिलेगा, तो इस नियत से बनाते हैं। अब उसमें कुछ तुम्हारे लोग अम्मी के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो मुझे लॉज वो मिल जाएगी ना। तो मैं आरडीपी, हम हर चीज में, आप कोई भी चीज करें लिनक्स में, हर चीज के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम ये करें तो क्यों करें? कोई एक दो रीजन निकालने के लिए ना आपको 2-4-5 मिनट ही पढ़ना पड़ता है बस। एक दफा रीजन निकल गया, कोई भी आपसे पूछे कि भाई वीएनसी करना है या आरडीपी करना है, आपके पास रीजन होगा, आप क्या करके रीजन दे दोगे, ये रीजन है, सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ भाई इसको नॉलेज होती है यार। खैर वो हम लोग ऐसा करते भी हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है भाई? वेब बेस्ड रिमोटली कॉकपिट। मैं आ गया यहाँ पे, जस्ट एक तो यार टाइम का पता नहीं चलता। ये मेरे पास VMware की वर्क स्टेशन है। इस VMware के वर्क स्टेशन में लास्ट संडे को मैंने 2 VMs बनाई थी, मैं उनको ओपन कर रहा हूँ। एक GUI मशीन थी उसको ओपन कर लिया, एक और मशीन थी CLI की, कहाँ थी? D ड्राइव में, रेड हैट लैब में, और CLI डबल क्लिक मशीन स्टार्ट कर ली। ये मैंने वर्चुअलाइज करके अपने पास मशीनें बना रखी हैं। ये पावर ऑन की, मशीनें स्टार्ट हो गई। मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी मशीन का क्या करूँ? वेब बेस्ड रिमोटली मशीन के बाहर बैठ के कॉकपिट के थ्रू सेशन लूं। किस मशीन का लूं? इसका भी लूं, इसका भी लूं। फर्ज करो इसकी बात करता हूं, GUI है ये मैं, ये आप समझ ले मैं कंसोल से लॉगिन कर रहा हूं। कहां से लॉगिन कर रहा हूं? कंसोल से। लेकिन मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ लॉगिन कर दिया, वो मैं बाद में बात करूंगा, स्टार्ट में, लास्ट में। कंसोल वेब बेस्ड रिमोटली कॉकपिट से लॉगिन करना है। ये मशीन मेरी लॉगिन हो गई है, ये मैं डेटा सेंटर में जाके लॉगिन करके देख लिया कंसोल से। मैसेज दिया उसने, मैंने कहा इग्नोर करो। एक्टिविटीज़ में जाऊंगा, यहाँ पे इसका टर्मिनल है, या यहाँ पे सर्च में जाऊँ, टर्मिनल लिख दूँ, टर्मिनल आ गया। क्या आ गया? आपको याद है? अगर नहीं याद तो मैं आपको बता रहा हूं, लिनक्स में अगर आप whoami लिखें तो बताता है कौन सा यूजर लॉगिन है। और मैं भी इसमें एक कमांड लिख रहा हूं sudo -i की, और मैं जो है वो स्टूडेंट का पासवर्ड डाल के लॉगिन मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं रूट पे आ गया, स्टूडेंट यूजर से मैं रूट पे आ गया, whoami लिखा तो रूट। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इस तरह लिनक्स में रूट है। मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे आके एक कमांड लिखी, systemctl enable now ये कमांड लिख दी। और दूसरी बात, मुझे मालूम है कि जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल चल रही होती है। तो मैंने उस फायरवॉल को कहा, फायरवॉल परमानेंटली
एक पोर्ट ऐड कर दो 9090, मैंने रखी है, क्रेडिट ने रखी है, डिफॉल्ट पोर्ट है। क्या कह रहा है भाई? बोला 90, अच्छा सॉरी टीसीपी नहीं बताया ना उसको, 9090 टीसीपी बोला तुमने गलत, अब मैसेज दे दिया उसने, सक्सेस कामयाबी से हो गया। 9090 टीसीपी भी हो सकती है, 9090 यूडीपी भी हो सकती है, बोला तुमने इनवैलिड पोर्ट, बैड पोर्ट, मोस्ट लाइकली मिसिंग प्रोटोकॉल, ये करेक्ट सिंटैक्स इज पोर्ट और प्रोटोकॉल, ये मैंने यहाँ से देख लिया तो मिसिंग था, मैंने डाल दिया। और फायरवॉल को बोला, ये हम फायरवॉल का पूरा चैप्टर है पढ़ेंगे, लेकिन मैंने फायरवॉल को बोला फायरवॉल अपने आप को रीलोड कर दो, जो मैंने नया रूल बनाया है वो रूल अप्लाई कर दो। तो मैं आपको हिस्ट्री करके दिखा रहा हूँ, मैंने टोटल कमांड जो चलाई हैं वो कौन कौन सी चलाई हैं अपने इस वेब सिस्टम को इनेबल करने के लिए, इसमें पहले से मौजूद है। जैसे RDP माइक्रोसॉफ्ट में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिर्फ जाके चेक लगाना पड़ता है इनेबल कर दो, ऐसा ही है ना। तो मैंने भी इनेबल किया है कि इसको अभी इनेबल करो, अभी के अभी करो, जब नेक्स्ट रिबूट हो तो उस वक्त नहीं, अभी के अभी करो, वरना जब रिबूट होके आती तो फिर होता। मैंने कहा इसको अभी अभी कर दो चलते में। जिसको ये नहीं पता होगा कि नाउ का क्या मतलब होता है या नाउ भी बीच में लगाने का ऑप्शन है, वो बोलेगा भाई इनेबल करने के बाद मशीन को रिबूट मार दो। और लिनक्स में अगर कोई मशीन को रिबूट मार रहा है तो इसका मतलब है उस बेचारे को मालूम नहीं है कि कौन सी वो कमांड थी जिसको लगा के वो रिबूट से बच सकता था। लिनक्स में आप कुछ भी करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कुछ भी करें, आपको मशीन को रिबूट करना नहीं पड़ता। हो सकता है मुझे नहीं कमांड आ रही, मैं बोलूँ यार रिबूट मार लेते हैं, तो वो रिबूट करना है। अच्छा, मैंने क्या किया, कमांड नंबर 6 चलाई कि कॉकपिट का सॉकेट इनेबल कर दो, कमांड नंबर 8 चलाई कि ये उसकी पोर्ट है ये डाल दो, ऐड कर दो, और कमांड नंबर 9 चलाई कि मेरी फायरवॉल को क्या कर दो, रीलोड कर दो। जब ये काम कर दिया तो करने के बाद यहाँ पे कमांड लिखी IP एड्रेस शो, मेरी मशीन का IP एड्रेस क्या है वो तो बताओ, ताकि मैं रिमोटली एक्सेस कर सकूं। उसने क्या एड्रेस बताया भाई, बोल रहा तुम्हारा जो इथरनेट कनेक्शन है ना, तुमने उसके ऊपर IP सेट नहीं की हुई, IP सेट नहीं की हुई। मैंने बोला यार कनेक्टेड है, पहले ये चेक कर लूँ, केबल लगी हुई है, नेटवर्क एडाप्टर पे केबल लगी हुई है। ये पूरा चैप्टर है हम पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये चेक नहीं लगा हुआ ऑटोमेटिकली कनेक्ट का, ये चेक लगा दूंगा तो ये खुद से DHCP सर्वर पे कनेक्ट खुद ही हो जाएगा, DHCP से इसको IP मिल जाएगी, मुझे IP में कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे आया था कनेक्शन में, ये नेटवर्क मैनेजर है, इसमें आके मैंने इसको एडिट किया था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट पे चेक लगा दिया था। ये हम पढ़ेंगे नेटवर्क के पोर्शन में। अब देख लें IP एड्रेस शो, क्या एड्रेस है, 192 168 164 141, कॉपी यहाँ पे आया 192.168.164.141 9090 https:// https है। कह रहा सर्टिफिकेट तो तुमने लगाया हुआ नहीं है। ये वो मशीन है जो हमने इंस्टॉल की थी, इस मशीन में पहले से कुछ और नहीं हमने नहीं किया, बस एक लिनक्स की जिस तरह एक विंडोज़ की मशीन इंस्टॉल करते हैं और राइट माउस क्लिक करके कंप्यूटर पे जाते हैं, रिमोट डेस्कटॉप में इनेबल कर देते हैं, अगर आपको याद हो तो इनेबल कर दिया वो चलना शुरू हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप। तो मैंने ये काम किया, उसने मुझे बोला अब क्या करना है भाई, एडवांस में गया, प्रोसीड कर दिया, ये यूज़र नेम आ गया, यूज़र नेम वही यूज़ करूँगा जो मेरी मशीन पे जिससे मैंने लॉगिन किया था। ज़रूरी नहीं है
अगर आपका यूज़र नेम रूट है आप वो यूज़ कर लें, अगर आपको उसका पासवर्ड मालूम है आप लॉगिन कर लें। मुझे मेरे यूज़र का नाम रूट यूज़र का नाम मुझे नहीं पता, मैंने कहा स्टूडेंट है और रेडिट पासवर्ड है, लॉगिन कर दो, ये लॉगिन। अब मैं अपने उस सिस्टम का क्या ले रहा हूं भाई, वेब बेस्ड ले रहा हूं। वो आप रिमोटली बैठ के ले रहे होते हैं आमतौर पे, और ले तो रहा हूं लेकिन बैकएंड के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। अब आपको मालूम है उसका नाम है कॉकपिट, जो लिनक्स में बिल्टन होता है, अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में RDP अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, या पड़ता है, बिल्टन होता है ना, सिर्फ इनेबल करना होता है। तो मैंने भी जाके आपके सामने इसको क्या किया था, इनेबल किया है। सिर्फ अगर आप हिस्ट्री देखें तो मैंने भी जाके उसको लाइन कमांड नंबर 6 पे इनेबल किया है कि इनेबल कर दो। और मुझे मालूम था कि फायरवॉल भी चल रही है, तो विंडोज़ की भी फायरवॉल में जाके पोर्ट इनेबल करना पड़ेगी, रूल बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसा कर दिया। नेटवर्क से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी करें। अगर ये IP, यहाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है इन्होंने जो किया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये सर्वर रखा हुआ है, ये सर्वर रखा हुआ है आपकी कंपनी के डाटा सेंटर में, और आप चाह रहे हैं कि उसको अपने घर से बैठ के एक्सेस करें, और घर पे आपके पास ज़ोंकी डिवाइस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले अपने एनवायरनमेंट में VPN से कनेक्ट होंगे, एक ऑप्शन है ये, और फिर अपने सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे। चूंकि आप VPN से कनेक्ट हुए तो अपने नेटवर्क पे आ गए। दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्लोबल आईपी, आप अपने इस सर्वर को आप नेटिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, नेटिंग एक पब्लिक IP होगा जो अपनी फायरवॉल पे लगाएंगे, घर से उस पब्लिक IP को एक्सेस करेंगे, और फायरवॉल पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो फायरवॉल को बोलेंगे फायरवॉल जब ये रिक्वेस्ट आए 9090 पोर्ट की, तो उसको जो है मेरे लिनक्स के इस वाले सर्वर 192.168.164.144 यहाँ पहुंचा देगा। नेटिंग कर लिया। तीसरा, सब VPN सबसे सेफ था, नेटिंग उसके बाद दूसरे नंबर पे। और तीसरा ऑप्शन क्या है जो अनसेफ है, रिकमेंडेड नहीं है, कि आपने अपने उस सर्वर के ऊपर जो IP लगाई वो कौन सी लगा ली, पब्लिक IP। हम नेटवर्क में पढ़ेंगे पब्लिक IP क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, वो ऑप्शन के बाद हम अपनी मशीन को, लिनक्स की मशीन को कॉकपिट के थ्रू ब्राउज़र से मैनेज कर रहे हैं। सारे वो काम जो हम मशीन का कंसोल लेके या पुटी लेके कर सकते थे वो हम यहाँ से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, मुझे कमांड लाइन चाहिए, क्योंकि लिनक्स में सारे काम मोस्टली कमांड लाइन करना पड़ते हैं। मैंने कहा टर्मिनल दे दो भाई, ये आ गया टर्मिनल। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, HTTPS। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, HTTPS। वो अलग बात है कि हमने उसमें सर्टिफिकेट नहीं, कमर्शियल सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा, लेकिन प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, HTTPS। पोर्ट कौन सी यूज हो रही है, 9090। कम्युनिकेशन सिक्योर है। हाँ, लिनक्स में जो आपका दिल चाहे वो आप करें। मेरे को 9090 अच्छा लगता है, 90 मैंने 90 दो दफा 90। किसी को चिढ़ है 90 से, किसी को आज लगानी है तो लगा देंगे, हमें तो चेंज कर दे। 70 हाँ करो 70, नसीब में क्या मिलेगा देख लो। बाय डिफॉल्ट 9090 पोर्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 3389 पोर्ट है, मेरे सर्वर के ऊपर 3389 नहीं लगी हुई, मैंने पोर्ट चेंज किया। जो सर्वर एक्सेस किया ना उसकी पोर्ट भी मैंने शायद 1010 रखी हुई है, क्योंकि जो कॉमन पोर्ट्स होती है ना उनके ऊपर अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए उसकी पोर्ट मैंने भी चेंज की हुई है। तो आपकी मर्जी है। ये सारा कंट्रोल लिनक्स में हर तरह की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। सारा कंट्रोल जितना ज़्यादा आप लिनक्स को जानते हो उतना आपके पास है। वेब बेस्ड के थ्रू मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
यू हाँ अबे यार इस तरह के सवाल नहीं करो यार, जरूर थोड़ी मुझे भी नहीं पता, तुम फंसा रहे हो मुझे। ये आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ चेंज कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कहाँ रखी हुई होती हैं। आप वहाँ जाएंगे, कॉकपिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढेंगे और आप जनाब फिर आप उसमें अगर चैप्टर 2 पढ़ लेंगे तो आप मिसाल दे रहा हूँ, आपने बोला फाइंड करो पूरे सिस्टम में, पूरे रूट में मेरे नाम क्या है, नाम मुझे उसका ऐसे ही होगा cockpit.conf, इस तरह का नाम होगा उसका, कॉकपिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कॉकपिट उस प्रोग्राम का नाम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये मुझे नहीं पता नाम क्या है, लेकिन मैंने ऐसे ही मैंने ढूंढ के लेके आओ, पूरे सिस्टम में जाओ ढूंढ के लेके आओ। बोला यार मैं तुम्हें पूरे सिस्टम में ढूंढ के तो लेके आऊं, लेकिन मसला ये है कि तुम हो एक नॉर्मल यूज़र, और नॉर्मल यूज़र को जहाँ भी ढूंढने जा रहा है ना फोल्डर में, बोला तुम्हें परमिशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र सिर्फ काम अपने ही फोल्डर में कर सकता है, उसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। हर जगह पे आप देखो फाइल तो अगर मैं रूट से करूँगा तो मिल जाएगी, लेकिन हर जगह पे बोला तुम्हें परमिशन नहीं है, क्योंकि फाइल ढूंढने के लिए उसको फोल्डर के अंदर जा के ढूंढना पड़ा, ठीक है, फोल्डर में जाने के उसको किसी की राइट नहीं है। जो नॉर्मल यूज़र है, नॉर्मल यूज़र सिर्फ और सिर्फ अपने होम फोल्डर में ही काम कर सकता है, किसी दूसरे के होम फोल्डर में, शायद विंडोज में भी नहीं जा सकता, लिनक्स में नहीं जा सकता, विंडोज में अगर उस पे एवरीवन पे हाँ लिनक्स में नहीं जा सकता। लिनक्स में जो यूजर है वो अपने फोल्डर में जो चाहे करे, लेकिन किसी दूसरे के फोल्डर में नहीं जा सकता, वहां पे जाके कोई काम नहीं कर सकता। तो फाइल सर्वर पे ये एबिलिटी है विंडोज हाँ, की, वो एन्यूमरेशन भी है, सर ओके था सवाल ही आता होगा दूसरा। भाई फर्ज करो आपके सर ने बोल दिया आपको कि यार ये नहीं हो सकता, ये 9090 ही रहेगी, फर्ज करो आपके सर ने बोल दिया, आपने बोला यार ये क्या बात कर दी सर ने यार, एक तरफ बोलते हैं लिनक्स में सब कुछ हो जाता है और एक तरफ बोलते हैं नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कॉकपिट की देखो, आगे रेडिट भी डाल दो, चलो बाद दफ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो तो पाथ चेंज हो सकता है, बाद दफ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो तो पाथ चेंज हो सकता है ना भाई, या नहीं? बोला ETC में कॉकपिट की डायरेक्टरी में जाओगे, वहां पे आपको ये फाइल मिलेगी cockpit.conf, ये कहाँ पे होगी? ETC में कॉकपिट की डायरेक्टरी के अंदर, इन द ओपन और क्रिएट द cockpit.conf, अगर बनी हुई है तो खोल लो, नहीं बनी हुई तो बना लो। ETC के अंदर कॉकपिट की डायरेक्टरी में किसी भी टेक्स्ट एडिटर से अपनी मर्जी के मुताबिक पहले ही मिल गया आपको। जब सर बोलते नहीं हो सकता, गूगल कर लो भाई, गूगल आपको बता देगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं पॉज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये गंदी बात है ना। ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई है, बाकी कल इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपको वेब बेस्ड रिमोटली एक्सेस करना है कॉकपिट के थ्रू तो आप कैसे कर सकते हैं, ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। और अगर आप और सिक्योर हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर कमर्शियल SSL का सर्टिफिकेट लगा लें। अगर आपकी कंपनी में ये ऑप्शन है कि इस तरह एक्सेस करना है तो ये हो सकता है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने एक लिनक्स की मशीन रखी हुई है, एक लिनक्स की मशीन, उसको वो ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं, ब्राउजर से बाहर से SSH बंद कर दिया, बोला इसके ऊपर अटैक्स आते हैं, बाहर से रिक्वेस्ट आती है, उनके पास वेब लगी हुई है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब, वहां से फिल्टर होते हैं, फिर उनके इस लिनक्स के सर्वर पे आ गए, इस सर्वर से उन्होंने वेब कंसोल ले लिया एक मशीन का, और वो मशीन भी कहलाती है जंप सर्वर, उसका ले लिया। अब लेने के बाद जब उनके बाद एक मशीन का कंसोल आ गया और वो उनके नेटवर्क में आ गए, तो बाकी सबका नेटवर्क बंद है। यहाँ से वो बैठ के फिर वो कैसे SSH करते हैं वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। SSH करते हैं, रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं, IP लगा दी 10 10 10 10 10, चलो भाई 10 वाले सर्वर को एक्सेस करो, यहाँ से बैठ के सारा काम चल रहा है, क्योंकि उनके पास क्या लगा हुआ है,
इसको वेब बेस्ड एक्सेस करने के लिए वेब लगी हुई है, वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगी हुई है। उसके थ्रू जो भी अगर इसको एक्सेस करने आएगा उसकी सही तरह से जो है फिल्ट्रेशन होगी, फिर वो अंदर आएगा। ये एक मेथड है जो RHEL 7 से हमारे यहाँ नहीं चलता। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ क्या चलता है, लेकिन अब हमने 2-3 जगहों पे इसको भी इम्प्लीमेंट करवाया गया यार, इसको इस तरह से एक्सेस करो।